हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। चीन से तनाव के बीच भारत के साथ मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल। जीडीपी ग्रोथ और कोविड-19 की स्थिति पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। कोरोना इफेक्ट में 47 साल में पहली बार दिल्ली की सबसे बड़ी दुर्गा पूजा समिति में नहीं लगेंगे पंडाल। केंद्र का कृषि कानून बनाम पंजाब के 3 कृषि बिल, सीएम अमरिंदर बोले मैं इस्तीफे से नहीं डरता। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से 27 और मौतें, 24 घंटे में 1746 नए मामले। चुनावी वक्त में दिखावटी नल में जल नहीं, योजना की ये जमीनी हकीकत। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीएसएफ की भर्ती। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को दी चुनौती, किसी भी एक उपलब्धि पर कर लें बहस। और यूनेस्को ने कहा कोविड-19 महामारी ने शिक्षा के क्षेत्र में संकट को जन्म दिया। आइए शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। चीन के साथ बढ़ते सीमा गतिरोध के बीच भारत को नौसेना के क्षेत्र में एक नवल अलायंस मिल गया है। भारत की ओर से कहा गया है कि आगामी मालाबार नवल एक्सरसाइजेज में अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा। मालाबार संयुक्त युद्धाभ्यास नवंबर माह में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होगा। दरअसल सबसे पहले भारत और अमेरिका मिलकर ये नौसेना युद्धाभ्यास करते थे। वर्ष 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया इसमें अब शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। गिरते जीडीपी ग्रोथ और कोरोना वायरस के मामलों में कोई राहत न मिलने की स्थिति को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हर रोज आंकड़ों के हवाले से केंद्र की मोदी सरकार पर हमले बोल रहे हैं। पिछले हफ्ते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को लेकर जारी आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार की अक्षम नीतियों ने दोनों ही स्थितियों में देश की हालत खराब की है। राहुल ने सोमवार को एक ट्वीट में आईएमएफ के आंकड़ों को लेकर फिर सरकार पर हमला किया। इसमें कई देशों की 2020 की जीडीपी ग्रोथ और उसकी तुलना में कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा दिखाया गया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, कैसे किसी अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी के साथ बर्बाद करें और कोविड से ज्यादा लोगों को संक्रमित करें। कोरोना महामारी के चलते दुर्गा उत्सव का माहौल इस साल फीका है। देश में कई स्थानों पर दुर्गा उत्सव के पंडाल लगे हैं, लेकिन वो रौनक नहीं जो पहले हुआ करती थी। कई दुर्गा उत्सव समितियों ने कोरोना महामारी के चलते दुर्गा उत्सव के पंडाल नहीं लगाने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल लगाने वाले चितरंजन काली मंदिर सोसाइटी सहित करीब 50 सोसाइटियों ने कोविड-19 के चलते इस बार फेस्टिवल समारोह पूर्वक नहीं मनाने का फैसला किया है। 47 वर्षों में ये पहला मौका है जब दक्षिण दिल्ली की इस सोसाइटी ने वार्षिक दुर्गा उत्सव को वृहद स्तर पर नहीं मनाने का निर्णय लिया है। बिहार सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी नल जल योजना का काम इस चुनाव में बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन 27,000 करोड़ की लागत से 58,000 वार्डों में साफ पानी पहुंचाने की ये योजना कागज पर तो शानदार है, लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार की शिकार हो चुकी है। इस इलाके में पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड होने के बावजूद मौनी गांव में महादलित बस्ती नहाने धोने से लेकर पीने के पानी के लिए तालाब पर निर्भर है। बस्ती में 2 साल पहले सरकारी पाइप और नल दोनों लगे, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। मौनी गांव के महादलित दूसरे टोले से पानी नहीं ले सकते, लिहाजा एक पोखरा से पानी लेते हैं, फिर उबाल कर पीते हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीएसएफ की भर्ती रैली में रविवार को हजारों कश्मीरी युवा पहुंचे। यहां पहुंचे युवाओं ने लिखित परीक्षा दी। कश्मीरी युवाओं के जज्बे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भर्ती परीक्षा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 9 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गयी। बीएसएफ और सीआईएफएस के 1357 पदों के लिए इस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था।
महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए के उम्मीदवार और निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी उपलब्धि पर बहस करने की चुनौती दी है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी भी विषय पर बहस करने की खुली चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि परंपरा की शुरुआत करना चाहते हैं। अपने आवास के बाहर पत्रकारों के सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्रता पूर्वक बोलना चाहता हूं कि उनकी 15 साल में जो भी उपलब्धियां रही हैं, उनमें से वो किसी एक उपलब्धि पर कहीं भी हमसे बहस कर लें, हम उनको चुनौती देते हैं। तेजस्वी ने कहा कि जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है, किसी एक विषय को चुन लें जो उनके पसंद की हो। झारखंड के रामगढ़ में जिन पुलिसकर्मियों पर जानवरों की अवैध तस्करी रोकने की जिम्मेदारी थी, वो पुलिसकर्मी ही जानवरों की चोरी कर रहे थे। ऐसे 5 पुलिसकर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तार पुलिसकर्मियों में एएसआई भी शामिल है। झारखंड पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों को सरायकेला खरसावां जिले में जानवरों को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल झारखंड पुलिस ने 32 जानवरों से भरे एक ट्रक को जब्त किया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने इन पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि इन जानवरों को गौशाला में पहुंचा दें। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर पंजाब हरियाणा में विरोध प्रदर्शन के बीच मंगलवार को इस कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव पेश करने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, मैं इस्तीफा देने से नहीं डरता। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, मुझे अपनी सरकार के बर्खास्त होने का डर नहीं है, लेकिन मैं किसानों को परेशान या बर्बाद नहीं होने दूंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन के नेता ने प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ 3 विधेयक भी पेश किए। सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे काफी ताज्जुब है कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है। भारत में अब तक कोरोना से 75 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस मामले में भारत से सिर्फ अमेरिका आगे है। हालांकि देश में मध्य सितंबर के बाद से कोरोना के केसों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 1 महीने से रोजाना एवरेज 61,390 केस सामने आ रहे हैं। पैनल के मेंबर और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मरिंद अग्रवाल ने बताया, हमारे गणितीय मॉडल का आकलन है कि अब तक देश की करीब 30% आबादी संक्रमित हो चुकी है और फरवरी तक ये आंकड़ा 50% तक पहुंच जाएगा। वहीं सरकार की ओर से कराए गए सर्वे में जिस हद तक संक्रमण का अनुमान लगाया गया है, उससे कहीं बहुत ज्यादा हो सकता है। दिल्ली में उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ड्रग तस्करों के एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो आंध्र प्रदेश से एम्बुलेंस में ड्रग्स दिल्ली भेजते थे। इसके बाद गिरोह का सरगना फ्लाइट से दिल्ली आता था, फिर ये ड्रग्स दिल्ली के लोकल तस्करों को बेची जाती थी। पुलिस ने गैंग के सरगना सोलाई राज उर्फ अन्ना के अलावा 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को बीती 9 अक्टूबर के दिन खुफिया जानकारी मिली थी कि राजीव नाम का एक शख्स गुलाबी बाग एरिया में अपने एक घर से ड्रग तस्करी का काम करता है। इसके बाद जब पुलिस की टीम उसको गिरफ्तार करने पहुंची तो आसपास के लोगों ने और उसके साथियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस वाले घायल भी हुए, लेकिन पुलिस ने राजीव को गिरफ्तार कर लिया। कुमकुम भाग्य और ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आने वाली जरीना रोशन खान का निधन हो गया। एक्ट्रेस ने महज 54 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन को लेकर कुमकुम भाग्य एक्ट्रेस स्मृति झा और शब्बीर अहलूवालिया ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। साथ ही उनके निधन पर दुख भी जाहिर किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमकुम भाग्य में इंदू दादी का किरदार अदा करने वाली जरीना रोशन खान के निधन का कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। यूनेस्को ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा के क्षेत्र में संकट पैदा कर दिया है तथा लैंगिक भेदभाव पर आधारित गहरी एवं विविध असमानताओं में उसने अहम भूमिका निभाई है। यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी नामक एक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते परिवारों के घरों पर रहने के दौरान लैंगिक हिंसा, किशोरावस्था में गर्भधारण एवं समय से पूर्व शादी में संभावित वृद्धि, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से बालिकाओं के एक बहुत बड़े वर्ग के निकल जाने की संभावना, ऑनलाइन शिक्षण के चलते लड़कियों को नुकसान होने तथा उन पर घरेलू कामकाज की जिम्मेदारियां बढ़ जाना जैसे कई प्रभाव सामने आए हैं।
उसने कहा कि कोविड-19 की संक्रामकता एवं प्राण घातकता पर अनिश्चितता के कारण दुनिया भर में सरकारों को लॉकडाउन लगाना पड़ा, आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल सीमित करनी पड़ी तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय बंद करने पड़े। अप्रैल में 194 देशों में 51% विद्यार्थी प्रभावित हुए। कोविड-19 महामारी ने शिक्षा का संकट पैदा कर दिया, जिसमें विविध तरह की असमानताओं ने भूमिका निभाई। उसमें से कुछ असमानताएं महिला पुरुष भेदभाव पर आधारित हैं। नए H-1B वीजा नियम के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 17 संगठन, कहा इकोनॉमिक रिकवरी में रुकावट बनेगा। इस महीने की शुरुआत में लेबर डिपार्टमेंट ने H-1B धारकों और दूसरे विदेशी लेबर प्रोग्राम के लिए उचित वेतन स्तर तय करने के लिए नया नियम जारी किया था, जिस पर व्हाइट हाउस ने कहा था कि ये H-1B धारकों की गुणवत्ता में सुधार लाएगा और अमेरिका में वैसी ही नौकरियां कर रहे दूसरे कर्मचारियों के लिए भी बेहतर वेतन सुनिश्चित करेगा। बता दें कि H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियां IT क्षेत्र और दूसरे कुशल क्षेत्रों में कामगारों को अमेरिका लाने के लिए देती हैं। इसी प्रोग्राम के तहत इसमें भारत से नौकरी के लिए अमेरिका जाने वाले IT प्रोफेशनल्स की बड़ी संख्या है। प्रोग्राम के आलोचकों का कहना है कि इससे कुछ प्रोफेशनल क्षेत्रों में सैलरी का रेंज कम हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लगातार घटती लोकप्रियता और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत गढ़ में पूरा जोर लगा रहे हैं। ट्रंप भावनात्मक मुद्दे को उभारने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ट्रंप ने समर्थकों के बीच एक रैली में कहा कि अगर वो चुनाव हारे तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। उन्होंने जो बाइडेन को भ्रष्ट करार दिया। जॉर्जिया और फ्लोरिडा की शुक्रवार रात की रैली में ट्रंप ने कहा कि उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन अमेरिका को एक कम्युनिस्ट देश बना देंगे। देश में अपराधों में लिप्त अप्रवासियों की बाढ़ आ जाएगी। ट्रंप ने अप्रवासियों, नस्लीय मामलों और बाइडेन को लेकर साजिशों से जुड़ी कहानियों का भी जिक्र किया। रिपब्लिकन नेता ने कहा कि बाइडेन फैमिली एक आपराधिक गिरोह की तरह है। ट्रंप ने आगाह किया है कि डेमोक्रेटिक देश को अपराधों और ड्रग्स के कारोबार में लिप्त अप्रवासियों से भर देंगे। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।